बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मुल्क की माशी सूरत हाल जो है वो सियासी जो डिसीजन मेकिंग है उसको लगता है ऐसे है कि रोज़ बरोज़ डिले कर रही है और दोनों जो मईशत है और सियासत है वो एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रहे हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे जो फॉरेन रिज़र्व्स हैं वो डिप्लीट किए जा रहे हैं मुसलसल। डॉलर जो है वो रुपए के मुकाबले में उसकी कदर जो है वो बढ़ रही है, यानी 194 190 इससे ऊपर, और बाज़ लोग ये एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं कि शायद 200 से ज़्यादा हो जाए। और चूँकि हम काफ़ी ज़्यादा ऐसी मसनूआत हैं जिनको हम दरामद करते हैं और उनकी पेमेंट हम डॉलर्स में करते हैं, ख़ासकर हमारा जो तेल है यानी पेट्रोलियम मसनूआत हैं। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पिछले चंद सालों के अंदर हम खुराक की, खाने पीने की अशिया भी जो है वो दरामद करते रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे डॉलर जो हैं वो बहुत ज़्यादा बाहर जाते रहे। जब आपके पास डॉलर्स कम होंगे तो डॉलर के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। जब प्रेशर पड़ेगा ज़ाहिर है कि हमारी जो अपने रुपए की जो कदर है, कीमत है, वो नीचे जाएगी और उसका एक प्रेशर आपको पूरी मार्केट के अंदर आवाम के ऊपर दिखाई देगा। यही सूरत हाल जो है इस वक्त मुल्क को दरपेश है और इससे हमारी जो इत्तेहादी नई हुकूमत है वो पिछले चंद हफ्तों से दो चार है। और IMF के साथ जो हमने पिछले चंद सालों के दौरान एक प्रोग्राम शुरू किया था, उसकी अगर कमिटमेंट पूरी नहीं करते तो फिर जो दोस्त ममालिक से भी हम ये तवक्को कर रहे थे कि वो हमारी मदद करेंगे, शायद वो इंतज़ार करेंगे कि IMF इस हवाले से क्या जवाब देती है। अब हुकूमत जो है वो डेवल एंड द डीप सी के दरमियान जो है वो फंसी हुई है। कीमतें ज़्यादा करती है तो सियासी एतबार से उनको एक महंगाई जो करेंगे उसका एक कास्ट है, उसकी एक कीमत है जो उनको पे करनी पड़ेगी आने वाले इंतखाबात के अंदर जब भी होते हैं। और दूसरी जानब ये भी एक डिसीजन करने की कोशिश की जा रही है इत्तेहादियों की जानब से कि अर्ली इलेक्शन में जाया जाए, बजाय इसके कि इसको ज़्यादा प्रोलॉन्ग किया जाए। इस्लाहात पहले होने चाहिए या इलेक्शन पहले होना चाहिए। सो एक दोनों एतबार से, सियासी एतबार से भी और माशी एतबार से भी एक कन्फ्यूजन पाई जाती है। और इमरान खान साहब ज़ाहिर है कि वो रोडों के ऊपर हैं, जलसों पे जलसे किए जा रहे हैं और वो सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं, कई लोगों को वो इनडायरेक्टली थ्रेट्स भी किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि उनकी जान को भी ख़तरा है। और उस ख़तरे के पेश नज़र उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है जिसमें उन्होंने तमाम जो आम शख्सियात हैं जो इस सारे मामले के अंदर नो कॉन्फिडेंस के अंदर जो शामिल थे उनके नाम भी उसके अंदर शामिल कर लिए। सो एक आपको एक अजीब किस्म की कैफियत जो है वो मुल्क की अंदर माशी और सियासी एतबार से दिखाई देती है। इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, रास्ता क्या है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए। डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब हैं हमारे साथ, SDPI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, माहिर माशियात हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हैं, माहिर माशियात हैं, आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। स्टूडियो में साथ राना एहसान अफजल साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली, अभी तक तो हैं क्योंकि अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई, अभी बता भी देंगे आफ्ताब साहब। और सीनियर रहनुमाए PTI के, बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब, बात का आगाज़ आप ही से कर लेते हैं। काइंडली मुझे ये बता दें कि गवर्नमेंट जो है अभी तक के जो इतलात हैं, और रान साहब बैठे भी हैं, ये बता भी देंगे मज़ीद डिटेल में कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो कीमतें हैं उसमें इजाफा नहीं किया जा रहा और 50 से लेके कोई 80 रुपये के करीब जो तफसीलात आ रही हैं कि सब्सिडी दी जा रही है मुख्तलिफ मद के अंदर। सो अगर गवर्नमेंट ये फैसला नहीं कर पाती तो हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? मतलब एक तरफ आवाम को हमने देखना है कि महंगाई ना हो, दूसरी तरफ आपने अपनी मईशत और अपनी कैटी और अपने ख़जाने को देखना है कि जो हमारे रिजर्व्स डिप्लीट किए जा रहे हैं और बोझ बढ़े जा रहा है। क्या करना चाहिए? जी, वही से पहले तो मैं ये बता दूं कि इस वक्त क्यों ये सारी बहस चल रही है कि एनर्जी पे रिलीफ जो है उसको वापस लिया जाए। उसकी वजह सिर्फ रुपयों की कमी नहीं है। रुपए जो थे वो तो आपने देखा FPR की परफॉर्मेंस 10 महीने की बहुत अच्छी थी और FPR ने अपने टारगेट से एडिशनल टैक्स इकट्ठा कर लिया, तो रेवेन्यू तो वहाँ पे कंपनसेट होता था। लेकिन हो यह रहा है कि चूंकि पेट्रोल और डीजल जो है उस पर सब्सिडी है, कीमतें खरीद से
कम पे वो सार्फिन को दिया जा रहा है, तो उसके इस्तेमाल में कमी नहीं आई बल्कि इजाफा हो गया। और उसको अब इम्पोर्ट करना जो है उसके लिए डॉलर ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि जो आलमी मंडी में तेल की कीमतें हैं वो 1 साल में दुगना हो गई हैं। तो आपको वही मिकदार इम्पोर्ट करने के लिए अब डबल डॉलर चाहिए। और जो एक सियासी अदम इस्तेहकाम आया उसके नतीजे में हमने देखा कि IMF का प्रोग्राम तातुल का शिकार हुआ। फिर चाइना और सऊदी अरेबिया से जो रोल ओवर के लिए कहा गया था सपोर्ट, वो उन्होंने डिले कर दी। तो आपका जो इस वक्त डॉलर अकाउंट है वो बड़ी तेजी के साथ डिप्लीट हो रहा है और उसकी वजह से प्रेशर आ रहा है रुपए की कदर पे भी। अभी ओपन मार्केट में आज 197 रुपए पे डॉलर जो है वो बिक रहा है और जाहिर है कि इम्पोर्ट के लिए आपके पास रिजर्व जो है वो कम होते चले जा रहे हैं। अब ऐसे में IMF के पास जाना इंतहाई ज़रूरी है और IMF की शर्त है कि एनर्जी से रिलीफ ख़त्म किया जाए। अब PMLN लेड हुकूमत जो है, जो कि PDM का एक हिस्सा है, वो अपने बयानिए का शिकार होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि बयानिया जो था वो ये था कि महंगाई मुकाओ मार्च से ये इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू हुआ था। तो अब अगर महंगाई ख़त्म करने के नाम पे आए हैं तो जाहिर है कि उस पर आके आप पेट्रोलियम प्राइसेस को बढ़ाना जो है वो PMLN के लिए सियासी तौर पर मुश्किल हो जाएगा। और अगर वो नहीं बढ़ाते तो फिर ये मुआशी तौर पर मुश्किल हो जाएगा। तो ये कैच 22 है जिसमें जितनी जल्दी डिसीजन ले लिया जाए कम से कम आपके रुपए की कदर गिरना कम हो जाएगी। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब काइंडली मुझे ये बता दें, ये पहले भी मैंने प्रोग्राम्स में आपसे सवाल किया था आफ्टर नो कॉन्फिडेंस एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस न्यू गवर्नमेंट कि जो डिसीजन किया था पिछली गवर्नमेंट ने प्राइसेस फिक्स कर दी, फ्रीज कर दी उन्होंने इनफैक्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। डू यू थिंक कि वो एक सही फैसला था जिसको शौकत तरीन साहब आज भी कहते हैं कि दैट वाज अ फंडेड, और IMF की जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने एक लफ्ज यूज किया था अनफंडेड। तो हकीकत क्या है इसकी बुनियादी तौर पे अवाम को असल बात जो है जी जब 28 फरवरी को ये अनाउंसमेंट हुई थी उस वक्त गालबन ये दुरुस्त फैसला था। उस वक्त अभी क्रूड की जो प्राइसेस थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी। उस वक्त कोई एंटिसिपेट नहीं कर रहा था कि यूक्रेन वार जो है ये इतनी लंबी खिंचती चली जाएगी। और रुपयों के लिए जैसा कि मैंने पहले बताया कि रुपयों के लिए ये सोचा गया था कि FPR का अगर रेवेन्यू बढ़ जाता है तो जितने अरब का नुकसान होगा वो वहां से पूरा हो जाएगा। अभी भी IMF को जो मेन मसला है वो रुपयों में डेफिसिट का नहीं है, वो डॉलर में डेफिसिट का है कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बेकाबू हुआ जा रहा है, आपके जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो बेकाबू हो रहे हैं। यानी आज अगर आप इसमें बहस करें तो कोई ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में रुपयों की कमी आ रही है। रेवेन्यू तो FPR ने अपने टारगेट से बढ़ के इकट्ठा किया। अभी जब नंबर्स आप देखेंगे so the problem is with the dollar। मैं जरा डॉक्टर हकान नजीब साहब को भी ले लो। मैं सियासी अपने दोनों मौजूद मेहमानों से बाद में बात करूंगा। जाहिर है कि वो फिर अपनी पार्टी की लाइन को भी उसके अंदर लेकर आएंगे। डॉक्टर नजीब साहब मुझे काइंडली ये बता दें कि इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर PTI की गवर्नमेंट आज होती तो डू यू थिंक कि ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस हैं वो फ्रीज होती, या दे शुड हैव गॉन फॉर अ सेकंड थॉट कि जी अब हमने इनको बढ़ाना है इफ वी हैव टू कंटिन्यू विद IMF? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना है कि पाकिस्तान में बहुत से बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस हैं जिसका जिक्र सुलेरी साहब ने किया कि एक्सटर्नल क्राइसिस है, पर ये क्राइसिस बहुत मुख्तलिफ है बाकी क्राइसिस से। ये इसलिए मुख्तलिफ है कि इस वक्त एक एक्सोजेनस यानी कि जो बाहर के सर्कमस्टांसेस हैं वो आपके अगेंस्ट जा रहे हैं। कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो बहुत बढ़ रही हैं। नंबर 2, आपके पास एक हुकूमत है जिसने अभी अभी चार्ज लिया है तो वो सेटलिंग टाइम ले रही है। नंबर 3, एक हाइटेंड आपके पास पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। नंबर 4, आपके पास वक्त का तयन नहीं है कि हुकूमत ने कितना रहना है, तो ये भी अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है। और नंबर 5, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इश्यूज बहुत ज्यादा है और होम ग्रोन सोल्यूशन सिवाय IMF के कोई बात कर नहीं रहा। इसके अलावा जो चीज है जो आप पूछ रहे हैं कि फैसला क्या करते, जब मार्च में ये सब्सिडी दी गई तो इसका जो टोटल क्वांटम था वो 31 अरब रुपया था। अप्रैल में ये बढ़ के 67 बिलियन रुपीस हो गया और इस वक्त ये 118 अरब रुपए को तजावुज कर रहा है। तो डिसीजन आपने this is for some period of time or is as a whole per month? Okay, पर मंथ जी। 31 अरब मार्च, 67 बिलियन अप्रैल और 118 बिलियन को तजावुज कर रहा है मई में। तो मे बी 31 अफोर्डेबल था, पर क्या 118 अफोर्डेबल है, ये सवाल आपको पूछना है अपने आप से।
नंबर 2, इसका जो इम्पैक्ट आया है जो कि बहुत बहुत अनकंफर्टिंग है, वो ये है कि जो इंपोर्ट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, उसमें तकरीबन 96% इजाफा हो गया है 10 माह में। यानी कि चूंकि हम प्राइसिंग नहीं ठीक कर रहे, तो 10 माह में 96% इजाफा हुआ है, और वो 17 अरब डॉलर हैं कंपेयर टू अबाउट 8 बिलियन डॉलर्स। अप्रैल के महीने में भी ये 94% इजाफा है, और ये 2.2 बिलियन डॉलर्स है। यहां आपके पैसे जा रहे हैं। इस सब का इंपैक्ट है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो हमने पूरे साल के लिए सोचा था कि कहीं 3 अरब से लेके 8 अरब डॉलर के दरमियान होगा, वो पहले 10 माह में 13 अरब है, और अब 16 और 17 अरब डॉलर पे चला जाएगा। ये जो 10 अरब डॉलर का शॉर्टफॉल है, ये आपने फॉरेन लोन्स लेके पूरा करना है, फॉरेन फाइनेंसिंग अरेंज करनी है। इसी का प्रेशर रूपी पे आ रहा है, और लोकल इन्फ्लेशन बढ़ रही है। आज रूपी का जो इंटरबैंक का क्लोजर है वो 194 रुपए 18 पैसे है, ₹1.65 इसने आज के दिन में लूज किया है। ये वो फर्क है इंटरबैंक का बाइंग एंड सेलिंग का, जो आता है इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में जो कमी रह जाती है। इसके अलावा आप देखें कि पाकिस्तान में अफराते ज़र जो है, अभी पेट्रोलियम प्राइसेस आपने नहीं तब्दील की, और आपका आइडिया ये था कि नहीं तब्दील करेंगे तो अफराते ज़र कंट्रोल होगी। अप्रैल के माह में पिछले अप्रैल से 13.4% हो गई है। देखें, अफराते ज़र बढ़ रही है, इवन जब आप नहीं बढ़ा रहे पेट्रोलियम प्राइसेस। तो जब बढ़ा लेंगे तो फिर क्या सूरत हाल होगी? फिर तो डेफिनेटली जी, उस पे भी मैं आता हूं, पर एक सेकंड, ये पॉलिटिशियंस को समझना है क्यों बढ़ रही है। क्योंकि जब प्रेशर आ रहा है इंपोर्ट्स का, तो रूपी डीवैल्यू हो रहा है। अगर ये ना हो रहा होता, तो रूपी डीवैल्यू ना होता, तो अफराते ज़र ना बढ़ती। दूसरी बात यह है कि फिस्कल का भी इशू है। आप बोरो करते हैं पैसे, ये फंडेड और अनफंडेड तो एक बाद की बात है। बात यह है कि ये सारा पैसा तो बोरोड है। बोरोड का मतलब है आप टी बिल में जाके, सो वो कर्जे ले, वो 15% रेट हो गया है। तो जब वो 15% हो गया है, तो आपकी बोरोइंग कॉस्ट बढ़ रही है, आप ज्यादा बोरो कर रहे हैं, उससे भी इन्फ्लेशन आ रही है। सो इन्फ्लेशन ना बढ़ाने से भी आ रही है। सो ये फैसला आपने इस तनाजुल में लेना है कि आपने क्या करना है। बिल्कुल सही है, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। जी आफ्ताब जहांगीर साहब, अब ये स्यापा जो है वो किस पे डाला जाए? अवाम ये पूछती है कि 5 हफ्तों की पहले जो गवर्नमेंट थी उनके ऊपर डाला जाए, या मौजूदा जो लोग हैं इन पे डाला जाए, या आधा आधा डाला जाए? भाई आपको और आपके मेरे साथ जो शरीके गुफ्तगू हैं, सबको मेरा सलाम। वालेकुम। देखिए, अभी स्लेरी साहब ने और मजीद साहब ने बहुत अच्छी तरीके से ब्रीफली आपको बताया भी है, और इनका सब्जेक्ट है। हमारा सब्जेक्ट तो ये है कि हम नारे लगाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, लोगों से वादे करते हैं कि हम तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करेंगे, तुम्हारे लिए ये तो। लेकिन क्योंकि हर टीम के अंदर कुछ खिलाड़ी एक्सपर्ट होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो डैशिंग प्लेयर कह लें आप, उनको सपोर्टिंग प्लेयर कह लें। अच्छा, क्योंकि माहिर माशियात मैं नहीं हूँ, सब्जेक्ट आप दोनों दोस्तों का है, हो सकता है राना साहब का सब्जेक्ट हो, मगर मैं एक चीज समझने से कासिर हूँ। देखें, ये हालात जैसे भी आपने बताया कि तफसील से उन्होंने बताया कि मार्च में ये था, मई में ये हुआ, अप्रैल में ये था, तो ये सूरत हाल तो हमारी ऑपोजिशन की जमातों को भी पता थी कि ये सूरत हाल है। और मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ भाई, मैंने हमेशा प्रोग्रामों में भी कहा और जगह ये कहा कि कुछ चीजें हकीकत की ऊपर मबनी होती हैं, उन पर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए है। अगर हम अपने मुल्क को पहले रखें, सियासत को दूसरे नंबर पे रखें, और चीज़ों को ओरिजिनली फेस करें कि भाई इस वक्त दुनिया के अंदर क्या सूरत हाल है, पेट्रोलियम प्राइसेस कहाँ चली गई हैं, और मुल्क की और इंटरनेशनली हालात, फिर ये जो कोरोना, ये बहुत सारी चीज़ें फैक्टर थी। तो हमें इस चीज़ को जो है सेकंड रखना चाहिए था। हमें सियासी तौर पर अपना कोई मैनिफेस्टो कोई देना चाहिए था आवाम को, और वक्त पर फैसला करना चाहिए था जब आवाम के पास जाने का वक्त होता कि भाई ये इनकी परफॉर्मेंस है, ये हमारी है। लेकिन आपने देखा कि ये हमारी यहाँ बदकिस्मती है कि हम होते तो हम भी यही बात करते हैं। अभी ऑपोजिशन थी तो उसने भी यही बात की कि उन्होंने कहा कि जी ये सब्सिडी दे रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, हम इसको प्राइस को कंट्रोल कर लेंगे, ये महंगाई पे लेके जा रहे हैं, महंगाई मार्च शुरू कर दिया। हालांकि बड़े माहिर थे अभी जो मुफ्ता साहब जो हैं वजीर खजाना, जबकि उनकी अपनी पार्टी के जो सीनियर हैं, 2-3 दफा के मुंतखब हैं, और बिजनेस फोरम नून लीग के सदर हैं कैसर शेख साहब, उन्होंने खुद कहा कि ये इनमिच्योर किस्म के आदमी को इन्होंने वजीर खजाना बना दिया है, उसे डील करना नहीं आ रहा, उसे समझ ही नहीं आ रही है। तो जब उनके आपस के अंदर इतने रिफ्ट हो, जो कि उनका बिजनेस फोरम देखता है शख्स, वो बता रहा है कि भाई ये चीजें सारी हैं,
तो जब इनको पता था कि ये होना है तो फिर लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए था, लोगों को सही सूरत हाल बतानी तो चाहिए। आज आफ्ताब साहब, जो आपके जो आप तो चूंकि जाहिर है यू आर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन चूंकि पार्टी के अंदर हैं, कि ये हमाद अजहर साहब जो ट्विटर पे ट्वीट्स कर रहे होते हैं, क्या उनको नहीं पता कि मुल्क दुनिया के अंदर यूक्रेन और रूस की वजह से जो ऑयल प्राइसेस के अंदर इजाफा हुआ, बतदरीज हुआ, ठीक है, उस वक्त 31 बिलियन से अब 118 बिलियन तक हम पर मंथ पहुंच चुके हैं, तो वो भी होते तो उनको इस किस्म के फैसले करने चाहिए थे। तो हम मईशत के ऊपर सियासत क्यों करते हैं? अच्छा देखिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन बात ये है कि उन्होंने बताया, शौकत तरीन साहब ने ये बताया था, कल मैं कहीं सुन रहा था उनके प्रोग्राम, उन्होंने बताया था कि हमने कहाँ से फंड्स निकाले थे। अच्छा, जैसे अभी बताया कि एफबीआर की जो थी बड़ी अच्छी रही सिचुएशन, तो जिसकी वजह से हमें एक्सेस टैक्सेस मिले, जहां से हमने सब्सिडीज लेकर पेट्रोलियम मसनूआत को दी। तो इसी तरह मतलब ये कि कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन होगा। अब शौकत तरीन साहब क्योंकि सेनेट के मेंबर है, सेनेट अभी अपना काम कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि जी उनको चाहिए बैठे और बताएं कि बात करें कि भाई इसको कैसे निकाला जाए। मैं फिर कहता हूँ, पाकिस्तान पहले है, पाकिस्तानी आवाम को बताना चाहिए कि सूरत हाल क्या है। लेकिन जब इस किस्म के मुश्किल हालात होते हैं, ये दोनों माहिर माशियात बैठे हैं, बहुत सारे मेजर्स लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल की राशनिंग की जा सकती है कि भाई किस लेवल तक आपको पेट्रोल हम देंगे इन दिनों में जब तक जरूरत है। पेट्रोल बड़ी गाड़ियों पे कितना होगा, छोटी गाड़ियों को कितना दिया जाएगा, ताकि आपकी कंजम्पशन भी जो है वो कंट्रोल हो, ताकि इंपोर्ट में आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। ये दुनिया में होता है, कहीं भी अगर कोई चलें, ठीक हो गया आफ्ताब साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। राना साहब प्लीज आप रिस्पॉन्ड करें। एक तो ये बताएं कि आप लोगों ने फैसला किया, जाहिर है कि 16 तारीख को 15 दिन के बाद रिव्यू होना था, अभी आप लोगों ने डिले कर दिया। क्या ये डिले लंबा रहेगा, या जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो अपने इत्तेहादियों से कंसल्टेशन कर रहे हैं, उसके बाद कल काबीना का इजलास भी है, तो उसमें कोई फैसला किया जाएगा इस हवाले से, या फिर कहीं से मदद अब अल्लाह ताला करे कि कहीं से आ जाए कहीं से मदद, ताकि आपका ये जो डॉलर्स का मसला है ये हल हो? देखें, अभी सबसे पहले तो चंद दिनों के अंदर मिफ्ता साहब दोहा जा रहे हैं आईएमएफ से दोबारा बातचीत करने के लिए, और उनके सामने ये सारा मुद्दा रखा जाएगा। 2-3 करेक्शंस मैं करना चाहता हूँ। ये कहना कि पीटीआई हुकूमत ने इसकी गुंजाइश रखी और रिकॉर्ड टैक्स कलेक्ट किया, तो रिकॉर्ड टैक्स हर साल कलेक्ट होता है। जो डेफिसिट था, जो इन्होंने बजट किया था, वो 4000 अरब का था। हम जब हुकूमत में आए तो हमें लग रहा था उससे पहले कि ये शायद 4400 बिलियन तक जाएगा, लेकिन हमें पता चला ये तो 5600 अरब के ऊपर जा रहा है। तो जो ये गुंजाइश की बात 1600 अरब का फर्क जी, है। 1600 अरब का अजाफी फिस्कल डेफिसिट, ये कोई मजाक नहीं है। तो इसका मतलब है कि फिस्कल स्पेस तो मौजूद नहीं थी। जहां तक बात की आबिद साहब ने कि डॉलर शॉर्ट हो रहे हैं, तो डॉलर आज नहीं शॉर्ट हुए। अगस्त 2021 के अंदर जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स थे वो 20 अरब डॉलर थे, और वो गिर गिर के लगातार बेइंतहाशा तेजी से गिरे, और वो जब हमें हुकूमत मिली तो वो 10.8 अरब डॉलर पे आ गए थे। इसका मतलब है कि चंद माह के अंदर 9 अरब डॉलर से ये रिजर्व्स गिर गए। हुकूमत जो थी पीटीआई की, वो आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर थी, और कोरोना जब आया वो डिले हो गया। फिर डिले चलते चलते इनको फाइनली जब एहसास हुआ कि ये बड़ी हमें इसकी ज़रूरत है और हमें ये कमिटमेंट्स करनी पड़ेंगी, इन्होंने कमिटमेंट्स की, और जनवरी में इन्होंने मिनी बजट दिया जिसके अंदर 350 अरब के इजाफी टैक्स लगाए। अब उसके आगे क्या होता है कि फरवरी के अंदर ये फैसला करते हैं कि जी हम तो पेट्रोल प्राइसेस फ्रीज करने लगे, बल्कि कम करने लगे, और हम कोई 300 अरब का जो है एमनेस्टी स्कीम देने लगे, जिसका मतलब है कि ना आपके पास फिस्कल स्पेस मौजूद थी उस वक्त, आपने आईएमएफ की जो आपने मुआहदे किए, कमिटमेंट्स की, उसकी आपने खिलाफ वर्जी की, और आपने पाकिस्तान को फाइनेंशियल रिस्क में डाला। और फिर आपने कहा कि जी हम जो है ये पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस को रिड्यूस कर रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल कमोडिटी है, जो आप कर नहीं सकते। और जो ट्रेंड था सबको पता था उस वक्त के यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस चल रहा है। तो दूसरी इन्होंने जो पाकिस्तान के साथ मैं समझता हूं एक फाइनेंशियल क्रिमिनलिटी इन्होंने जो की, वो ये की कि इन्होंने बारूदी सुरंगे आगे के लिए जो है रख दी, क्योंकि इनको पता था ये जा रहे हैं। तो ये सारा जो मामला हुआ, अब इस खाई में गिरा के तो ये जो है ये लुड्डी डाल रहे हैं कि बड़ा जी देखो ये डॉलर बढ़ गया, देखो स्टॉक एक्सचेंज गिर गई, देखो महंगाई की शरह किधर चलेगी। मैं समझता हूं कि ये अवाम के सामने हकायक बड़े क्लियर होने चाहिए कि इवेंट्स किस तरह अनफोल्ड होती रही हैं, अब आगे का क्या रास्ता है। देखें, एक आपके पास शॉर्ट टर्म मेजर है कि आप इसको ड्रैग करते रहें और आप सब्सिडी कंटिन्यू, मैं नहीं समझता कि ये आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास फिस्कल स्पेस मौजूद नहीं है।
डॉलर्स की शॉर्टेज के लिए आपको आईएमएफ की सर्टिफिकेशन की जरूरत है। वो जब मिल जाएगी तो आपको बाकी भी जो एजेंसीज हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, या आपने अगर बॉन्ड्स भी फ्लोट करने हैं तो आपको वहां से जो है वो एक चीज ओपन हो जाएगी। उसके लिए हम वो मुद्दा उनके सामने रखेंगे, और अगर हमें लगा कि ये जो है इसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते तो फिर मैं समझता हूं कि पेट्रोलियम प्राइसेस को इंक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन उसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट है। और ये जो आग आज सारा मसला ही है, देखें ये जो आग आज इस कौम के अंदर लगाई जा रही है, ये जो तकसीम फैलाई जा रही है, ये जो नफरतें और मजहबी कार्ड जो इस्तेमाल करके कहा जा रहा है कि हम जो है वो अल्लाह के फरिश्ते हैं, ये गद्दार हैं, हम जो है वो नेक हैं, ये चोर हैं, ये सियासत जो है मैं समझता हूं इस वक्त पाकिस्तान के लिए खतरनाक है। और ये हमें समझना होगा कि आइदर वी शुड गो टुवर्ड्स चार्टर ऑफ इकोनॉमी, या हमें इस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को ठंडा करना पड़ेगा। मैं आपको एक और बात में करके मुख्तसरन खत्म करूंगा, आप चले जाएं। आज इमरान साहब को जब आपने पहली दफा उनको प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो जब आपने निकाला है तो उन्होंने अपना गुस्सा जो है उसको तो निकालना है ना। गुस्सा करें, लेकिन मुल्क दुश्मनी ना करें। ऐसे थोड़ा ही होगा कि वो आपने उनसे वजारत आला का जो है, वजारत अज़्मा का कलमदान छीन लिया आपने, तो वो आपको जो है वो कहेंगे ठीक है आप आराम से बैठ जाएं। अब वो इर्रेशनल बातें करें, अब वो इकोनॉमी को जो है रिस्क में डालें, और वो जो पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड करें वो लॉजिक से उसका आप लोगों ने उनके खिलाफ मार्चेस किए हैं महंगाई के खिलाफ, आप लोगों ने तो के साथ उस वक्त के साथ उस वक्त अपने लोगों के साथ के खुदा के लिए ये बातें मत करो यार। हमने कहा था पेट्रोल की कीमत सस्ती करो, जब अगस्त में ये 50-50 रुपए टैक्स और लेवी इकट्ठा कर रहे थे, हमने कहा था। आज वो सूरत हाल नहीं है। आज आप जीरो टैक्स ले रहे हैं, जीरो लेवी ले रहे हैं, और आप जेब से 50 से 80 रुपए डाल रहे हैं। हमने कहा था आज वो सूरत हाल नहीं है। आज ये बता दें क्या करना चाहिए, ये बताएं, जवाब दें क्या रास्ता है आगे। रास्ता एक ही है, ये भी जानते हैं, लेकिन ये आग ना लगाएं, ये तेल ना गिराएं, जलती आग पे तेल ना गिराएं, ये इनको समझना चाहिए है। पेशेंट जी आफ्ताब भाई क्या कह रहे हैं आप? मैं फिर ब्रेक पे जाऊं। मैं ये कह रहा हूँ कि इनको सब पता था, ये खुद ही कहते थे कि जी ये डॉलर कहाँ चला गया, हम आएंगे ये कर लेंगे, पेट्रोलियम की प्राइस सब कर रहे थे। फिर ये कहते हैं कि हमने वेंटिलेटर वाली हमने बिछाई, उसका जवाब दें। वो किस लॉजिक से आपने बता रहा हूँ, आपने वो पता है वो आप सुंगे आपने जो थी ना वो हमने दी आपको, आपने खुद लिया, बड़े शौक से ली और कहा कि हम इसको सही करेंगे। आप ये समझ रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान को बता दूं पाकिस्तान के कोई श्रीलंका वाले हालात नहीं होने जा रहे। इंशाल्लाह इसको हम स्टेबलाइज करेंगे। अल्लाह ताला बचाए, अल्लाह ताला बचाए। आप कराना चाहते हैं श्रीलंका, आप बनाना चाहते हैं पाकिस्तान? नहीं, हम नहीं करना चाहते, हम नहीं करना चाहते राना साहब। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है खुशहाल पाकिस्तान हो, तरक्की याफ्ता पाकिस्तान हो। जी आफ्ताब भाई मैं एक शॉर्ट ब्रेक लेने अगर इजाजत हो नाज़रीन, क्विकली एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। डॉक्टर सुलैरी साहब, ये तनकीद कितनी जायज़ है या उसका कितना आप उसको जो है ना वो इस हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी को वाकई में आप फिक्स करेंगे कि इनके आते ही ये सारी माशी जो है इस वक्त सूरत हाल है वो ख़राब हो गई है? क्योंकि अगर आप असद उमर साहब को देखें, हमाद अज़हर साहब का मैंने नाम लिया, उनको देखें, फवाद चौधरी, इवन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं, वो सारे का सारा मलबा जो है वो 5 हफ्तों की 6 हफ्तों की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर डाल रही हैं। डू यू थिंक कि ये एक जायज़ वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करने का तरीका है? देखिए भाई, मेरा ख्याल इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से कर लेते हैं, और वो ये है कि इसमें जो बॉटलनेक है प्रॉब्लम वो है क्या, और प्रॉब्लम ये है कि इसमें डिसीजन जो है उसको मजीद लेट नहीं किया जा सकता। ये जाहिर है कि PMLN में बहुत से इकनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, फ्रॉम दस्तगीर साहब हैं, डॉक्टर मुसद्दिक हैं, मिफ्ता हैं, डार साहब, इन सबको पता था कि सिचुएशन क्या है। इन्होंने गालबन वही गलती दोहराई जो कि PTI ने आते ही दोहराई थी। PTI ने 5 साल तक PTI के पास, PTI ने पहला साल इस कश्मकश में लगा दिया कि IMF के पास जाना है या नहीं जाना। इनके पास 5 साल नहीं चंद महीने हैं, और इन्होंने उन महीनों में से 1.5 महीना इस कश्मकश में लगा दिया कि सब्सिडीज को वापस लेना है नहीं लेना, IMF के टॉक को रिवाइव करना है या नहीं करना। हमारे पास टाइम नहीं है इस वक्त फौरी तौर पे, यानी अगर मैं इनकी जगह होता तो जैसे मिफ्ता साहब ने कहा था वाशिंगटन जाने से पहले कि हम ये रिलीफ पैकेज खत्म कर रहे होंगे और हम IMF का प्रोग्राम
बहाल कर देंगे तो फौरन उसको बहाल कर दिया जाना चाहिए था। अगर वो हो जाता तो मार्केट में बड़ी क्लियर सिग्नलिंग जो है वो जाती कि IMF जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ी है। चाइना और सऊदीया के जो डिपॉजिट है वो भी रोल ओवर हो जाते हैं, डॉलर पे प्रेशर भी ना पड़ रहा होता, और आपका जो रुपया है वो आज इस तरीके से इतना ज्यादा वो वैल्यू अपनी लूज ना कर रहा होता। तो मैं राना साहब के इस मौकफ से तो मुत्तफिक हूँ कि इनको कोई हालात बहुत अच्छे नहीं मिले, लेकिन उसके बाद वो जो इसका डैमेज कंट्रोल करना था उसमें डिले होता जा रहा है। और अभी भी कल मिफ्ता भाई ने ये तो कह दिया कि हम फिलहाल कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, 18 को जाके देखेंगे, लेकिन वो गैर यकीनी सूरत हाल तो अपनी जगह है। उससे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, अगर मैं हूँ तो IMF के तौर पर मैं सोचूंगा कि जो भी कमिटमेंट मिफ्ता साहब मेरे साथ करेंगे, क्या वो PDM हुकूमत पूरा करेगी, वो केयर टेकर सेटअप पूरा करेगा, या वो इलेक्शन होने के बाद नई हुकूमत आके पूरा करेगी। तो हमें अभी तक ये भी मालूम नहीं है कि ये गवर्नमेंट अपना टेन्योर कितने पूरा करना चाहेगी, सितंबर अक्टूबर तक या अगले साल अगस्त तक। तो ऐसी सूरत हाल में आबिद सुलेरी साहब, डू यू थिंक कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ही इज गोइंग टू होल्ड टॉक्स विद द IMF मैनेजमेंट या उनकी जो सीनियर जो भी लीडरशिप होगी, इस बैगेज के साथ कि आपको पॉलिटिकली एक इनस्टेबल मुल्क के अंदर, जहां पे आपको अपनी ड्यूरेशन गवर्नमेंट का पता नहीं है, इलेक्शंस कब होने हैं, ये सारी चीज़ों को लेके जब आप जाएंगे, तो डू यू थिंक कि एक पुरएतमाद होके हम उनसे बात कर सकेंगे कि कोई रिलीफ हमें दें, या फिर जाहिर है कि जिस तरह से अभी शेकी हैं हम इसी तरह से एक इस तरह की सिचुएशन में होंगे? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई मिडिल ग्राउंड मिलेगी वहां से। IMF में रहना हमारी मजबूरी है, बल्कि अगला जो बजट होगा वो भी IMF के उस कंसल्टेशन के तहत ही बनेगा और काफ़ी टफ बजट होगा। ये चीज़ें वो हैं जो कि हमें अवाम को पहले से बता देनी चाहिए। अब PDM अगर हुकूमत में आ गई तो जाहिर है कि वो केयर टेकर्स के हवाले करके तो नहीं जाएगी, वो एक और बड़ी डिफीट बन जाएगी PDM के लिए। तो PDM को अपना ये टेन्योर पूरा करना है, वो इस साल के एंड तक करे या अगले साल तक लेके चले। इसमें कुछ मुश्किल फैसले करना होंगे, और उन मुश्किल फैसलों पे ना सिर्फ ये कि अवाम को और अपनी हलीफ जमातों को फौरी तौर पर एतमाद में ले लेना चाहिए, बल्कि शायद पसे पर्दा अपोजिशन यानी PTI के साथ भी बातचीत शुरू कर देनी चाहिए। आफ्टर ऑल कल को जो इलेक्शन होंगे, इन्हीं तीन पार्टियों में से कोई हुकूमत बना रही होगी, PMLN की हुकूमत होगी, PTI की होगी या पीपल्स पार्टी की होगी। चौथी पार्टी तो कोई आएगी नहीं इस वफाक में हुकूमत को लीड करने। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली रवैयों का मसला है ना डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर नजीब की तरफ जाऊँगा। डॉक्टर साहब, मुझे काइंडली ये बता दें कि इस सूरत हाल में IMF जो है वो हमें, जो इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है पोलिटिकल, उसमें किस हद तक डू यू थिंक कि वो एग्री करेंगे हमारे साथ? ज़ाहिर है कि सबसे पहले वो ये पूछेंगे जी कि आपका टेन्योर कितना है इस गवर्नमेंट का, और दूसरा मुझे ये बताएं कि अगर कोई इंटरिम सेटअप आता है तो डू यू थिंक कि वो इस बातचीत को IMF के साथ कंटिन्यू कर पाएगा टेक्निकली? ये सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपके से गुजारिश ही करूंगा कि पाकिस्तान ने अपने 22 प्रोग्राम्स में सिर्फ एक प्रोग्राम अभी तक कंप्लीट किया है, जो 2016-17 का जो प्रोग्राम था, जो PMLN ने लीड किया था। वो प्रोग्राम फोकल पर्सन मैं था पाकिस्तान में, मैंने एंकर किया था वो प्रोग्राम इनके लिए। सो लेट मी से वन थिंग। पहले तो ये है कि आप अपने क्या पॉलिसी डिसीजंस लेके जा रहे हैं जब आप फंड के पास जा रहे हैं। अगर ये 118 अरब रुपए की सब्सिडी है, क्या आप समझते हैं कि ये ठीक है, तो आपने कंटिन्यू की हुई है, वरना IMF और नो IMF आपने इस पे डिसीजन लेना है। नंबर 2, आपने क्या मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज का जो डॉक्यूमेंट है उस पर क्या काम किया है। IMF देखेगा कि आपकी टेक्निकल चीजें उस पर क्या हैं, आपने सर्कुलर डेट पे क्या प्लान बनाया है। एक 35 अरब की सब्सिडी आप इलेक्ट्रिसिटी पे दे रहे हैं, आपका उस पर क्या प्लान है, ये भी अभी शुरू हुई है मार्च में। इसके अलावा भी है एक सब्सिडी इलेक्ट्रिसिटी। फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो 4300 नहीं है, जो कि बजटेड फिगर था, वो बढ़ के 5000 या इससे भी बढ़ गया है या 5600 हो गया है, तो उस पर आपका क्या प्लान है। आप कह रहे हैं कि जो हमारा करंट अकाउंट का खसारा है वो भी बढ़ गया है। वो IMF ने जो लास्ट 6th रिव्यू में 13 अरब लिखा था, अब वो 17-18 अरब है, तो आपका क्या उस पर प्लान है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि पहले तो टेक्निकल मसाइल को हल करें। अभी तक जो क्लैरिटी नहीं आ रही है वो है कि व्हाट इज योर प्लान, व्हाट इज योर टाइमलाइन, व्हाट आर योर क्वांटिफाइबल टारगेट्स, कि अगले 3 महीने में होने क्या है। अपना नजीब साहब, डॉक्टर साहब, किसने बताना है ये जी? इस वक्त 3-4 इदारों ने बताना है। आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी। इन्होंने हमारे सामने ये प्लान रखना है
कि जी हमारा ये कलीदी प्लान है जिसपे हम फंड से गुफ्तगू करने जा रहे हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का ये टाइम नहीं है। मैंने आज भी एक आर्टिकल लिखा है कि इट इज टर्बुलेंट टाइम्स टुडे। मैं हमेशा पाकिस्तान में बात करता हूं फंडामेंटल मसाइल हल करने की। ये वक्त नहीं है फंडामेंटल मसाइल का या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। ये वक्त है कि मेरी टाइमलाइन डिसीजंस, ये फायर फाइटिंग का, ये आज का मतलब थोड़ी और गुजारिश करता हूं, इतना आपके पास बड़ा मेन्यू है, अब अगर हम ना कर पाए तो फिर हम हर तरफ हर दफा फंड को देखते रहें। चाइनीज 2.3 बिलियन डॉलर्स आने थे अप्रैल में, वो कहां है? हमें एक FE25 में $6 बिलियन पड़ा हुआ है, वो क्यों नहीं ले लेते हम? इसी तरह हमने 3G 4G लाइसेंस का इजरा करना है, वो क्यों नहीं कर देते हम ऑयल फैसिलिटी को ज्यादा यूज क्यों नहीं कर लेते? मतलब ये तो मैं कुछ चीजें आपके सामने रख रहा हूं, अपने डिसीजन। ये भी तो जाहिर है, आप जो बता रहे हैं, ये जैसे अब उसका टेल्को का आप कह रहे हैं, बाकी चीजें हैं, उसमें जाहिर है कि टाइम तो लगेगा ना, वो तो जाहिर है इमीडिएटली तो द गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू जनरेट दीज फंड्स। देखिए ये सिग्नलिंग की बात है, मैं नहीं कह रहा कि ये सारे काम आज होने चाहिए। लेट्स से कि यू हैव सिग्नल्स कि अगले 2 माह में होने वाले। एक बात और मैं करूंगा, देखिए ये पॉइंट भी गलत है कि हम सब्सिडी रिमूव करना चाहते हैं। मैं दोनों पॉलिटिशियंस के सामने ये रखता हूं, जरूर रखें सब्सिडी। लैंड क्रूजर वाले को ना दें, प्राडो वाले को ना दें, मोटर बाइक वाले को दें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दें, एग्रीकल्चर ट्यूबवेल को दें, इसको टारगेटेड कर दें। टारगेटेड के लिए बहुत से डेटाबेसेस मौजूद हैं। कल भी एक प्रोग्राम में सुलेरी भाई और मैंने बहुत डिटेल में इन पे बात की है। हमसे रुजू कर ले, सुलेरी साहब से रुजू कर ले, पूछ ले। NSCR का 33 मिलियन हाउस होल्ड का डेटा है, नादरा के पास सारा डेटा मौजूद है, एक्साइज एंड टैक्सेशन के पास मोटर बाइक्स और ट्रांसपोर्ट पब्लिक का डेटा मौजूद है। ये करेंगे तो लोग कहेंगे बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर साहब सिविक चलाते हैं, इनसे तो सब्सिडी नहीं मिल रही, पर मैं मोटर बाइक, मैं रिक्शा, मैं 3 व्हीलर चला रहा हूं, मुझे सब्सिडी मिल रही है। आपकी सारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उस पर एग्री कर जाएगी। सो यू नो जस्ट थिंक दिस थ्रू। हर चीज ना सोचेंगे 18 को जाएंगे IMF गाड़ियों में कहां से फील्ड डलेगा। देखिए वो तो ऑलरेडी 360 कितने लीटर मिलता ही है, वो डलता रहेगा। अभी हमने वरी करना है कि हमने किस तरह ये जो बिल्कुल आपने बड़ी संजीदा, बड़ी जबरदस्त किस्म की बात की है। डॉक्टर आफ्ताब साहब, सॉरी आफ्ताब जहांगीर साहब, मुझे काइंडली ये बता दें कि जिस किस्म का एक सियासी माहौल बना हुआ है मुल्क के अंदर, और आपकी जो लीडरशिप है वो जिस किस्म की मतलब एक दिन एक इल्ज़ाम लगाते हैं, एक दिन एक इदारे पे, दूसरे दिन दूसरे इदारे पे, अगर आप PCP को भी नहीं मानते, अगर आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, अगर आप इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप के ऊपर भी जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमले करते रहेंगे, तो फिर जाहिर है कि जो बाहर बैठे हुए लोग हैं वो पाकिस्तान को किस निगाह से देखेंगे, वो किस नज़र से देखेंगे, वो किस मतलब एतबार करेंगे, किस पे एतबार करेंगे कि ये जो लोग हमारे पास बैठे हुए हैं एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, इनकी हैसियत क्या है हमारे मतलब हमसे बात करने की। अच्छा वहीद भाई, ये देखिए, ये जिन इदारों की आप बात कर रहे हैं, इन इदारों ने अपने आप को खुद ही थोड़ा सा मुतनाज़ा बनाया। जैसे नॉर्मल, अभी मैंने भी आपसे पहले भी अपनी बात में कहा था कि राशनिंग कर लें, कुछ सिस्टम ऐसा बना लें, जिस तरह अभी मजीद साहब ने भी कहा कि जी प्राडो वालों के लिए अलग और लोअर मतलब मोटरसाइकिल रिक्शा वालों के लिए अलग एक होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि मैं भी इस्तेमाल करता हूँ वीगो, लेकिन मैं कहता हूँ कि होना चाहिए। जिसको जो अफोर्ड कर सकता है वो प्रॉपर प्राइस दे, और जो नहीं कर सकता उसको सब्सिडी मिलनी चाहिए। अच्छा, अभी जो आपने ये बात की कि देखिए बात ये है कि ये जो मुतनाज़ा हमने अपने इदारों ने किया, आगे बहुत सारी चीजें होती है कि कैसे इदारे जब तक आपके हक में फैसले दें, इदारे जब तक आपकी बात सुनते रहें, जब आपके साथ खड़े रहें, फिर इदारे जो है वो ठीक हैं। जब नहीं हमारे कभी आप कहते हैं न्यूट्रल जो है वो जानवर होता है, कभी आप अच्छा सुन दे, आप सुन तो लेना भाई। हम नहीं कहते कि हमारे हक में फैसले दे, और ना दिया उन्होंने कभी। हम ये कहते हैं कि अगर आपने 12 बजे रात को खोलनी है अदालत, तो वो आम सार्फिन के लिए भी खोल लें, क्योंकि कराची के लोग हमसे पूछते हैं कि आफ्ताब भाई हमारी लोड शेडिंग का क्या है, हमारे पानी के मसले का क्या है, हमारे और मसाइल है उनका क्या है। तो उसके लिए जब हम कहते हैं इदारों के पास जाते हैं, इदारे काम नहीं करते, हम अदालतों में जाते हैं, अदालतें हमारी सुनती नहीं है, वो डेटों पे डेटें, जब फर्द जुर्म आयद करने का दिन होता है वो चले जाते हैं। आज जो है आपके इल्म में ये बात होगी जी कि वकील साहब जो है मुल्क से बाहर थे, आज उन्होंने आना था थ्रेसेट डे के ऊपर। तो इस तरह बहुत सारी चीजें, हम ये कहते हैं कि जब आप अपने काम करें, प्रॉपर तरीके से बैलेंस काम करेंगे। आफ्ताब साहब, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जब जुमातें जो है वो अपोजिशन में चली जाती हैं, तो उनको सारी चीजें याद आती हैं
4 साल आप लोग गवर्नमेंट के अंदर रहे। अच्छा, आप लोगों ने जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात की। सर देखिए, बिल्कुल नहीं की गलत किया, इसलिए नहीं की कि जो वहां पर तो सर यही बात है ना कि बस वो मीठा मीठा हब और कड़वा कड़वा थू वाला मसला है सारा। सादिक और अमीन जो है वो इसी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को डिक्लेयर किया था, बिल्कुल दिया था, और नवाज शरीफ साहब को उन्होंने डिस्क्वालीफाई करके लाइफ लॉन्ग उनके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है और अभी तक एग्जिस्ट करती है। क्योंकि उन्होंने गलत काम किया था, बिल्कुल सही किया था, उन्होंने गलत काम किया था। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब जो कुव्वत असेंबली के अंदर मौजूद थी, आपने खुद 3 साल कवर किया, आपने 3.5 साल कवर किया, उन्होंने आप बताएं कि कौन सी बातचीत की। आज तो सुकून है ना उनके पास, आज तो सुकून है, आज तो कोई बोलने वाला नहीं है, आज तो कोई कॉरम पॉइंट आउट करने वाला नहीं है। तो आप वहां पर बैठकर मतलब पॉजिटिव गुफ्तगू करें, सिर्फ अच्छे की खबर ना करें। कोई आप रिफॉर्म्स ले आए, आप जुडिशियल रिफॉर्म्स ले आए, आप इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो वो ले जो लेकर आना है। इस वक्त तो मुल्क के अंदर आपकी पार्टी जो है मारने मराने की बातें कर रही है आफ्ताब साहब। हम इसलिए कर रहे हैं, तो ये है इमरान खान साहब जिस जलसे में जाते हैं वो कहते हैं कि वो तो कहते हैं जी कि जो भी होगा आपने अपनी जिंदगी और मौत की फिक्र नहीं करनी, आपने इस्लामाबाद पहुंचना है। ये सारी दुनिया को पता है कि जिंदगी मौत अल्लाह के इख्तियार में है। फरवरी 26 के अंदर भी यही हुआ था, कराची से मार्च हुआ था, कराची से मार्च निकला था, वो भी इसीलिए निकला था। इसी तरह वो रोज महंगाई मार्च भी निकाल रहे थे, एक साल से 1.5 साल से, तो उनको होमवर्क भी करना चाहिए, तो पता होना चाहिए। चलें ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क की जो माशी और सियासी सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू की जा रही है। रान साहब मुझे काइंडली ये बता दें कि इस सूरत हाल के अंदर मतलब आप लोग जो है वो इस्लाहात का टाइम कितना लेंगे और डू यू थिंक कि इलेक्शन में जाना चाहिए? बिकॉज एक अनसर्टेनिटी है और ये अनसर्टेनिटी के अंदर जो डिफ़िकल्ट डिसीजंस है डेफिनेटली वो आप लोगों के लिए मुश्किल होंगे। ऑन अ राइटर रोड में आपकी बात पे आता हूँ। बिल्कुल फरवरी में भी मार्च निकल रहा था, लेकिन वो ये नहीं कह रहे थे कि क़यामत वाले दिन पूछा जाएगा कि आप इमरान खान के साथ खड़े हैं या आप दूसरी साइड पे खड़े हैं। तो ये कम से कम बातचीत नहीं हो रही। ये भी ना कहते कि इनको गवर्नमेंट देने के बजाय इस मुल्क के ऊपर एटम बम गिरा दिया जाए। ये बातचीत आफ्ताब साहब मैंने आपकी बारी में नहीं बोला था, प्लीज लेट मी मुझे बात कर लेने दें आफ्ताब साहब। चले वो पूछा जाएगा तो जवाब दे देंगे लोग कि क्यों खड़े थे। बड़ा अच्छा जवाब है उसका। देखें मैं दूंगा, मैं आपको अश्योर करना चाहता हूं। पहले तो जो आबिद सुलेरी साहब और डॉक्टर साहब ने कहा, वी वेलकम ऑल एडवाइस, और हर एक से जो समझता है इन चीज़ों को उनसे राय भी लेनी चाहिए, एडवाइस भी लेनी चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली हम जब IMF के पास जाते हैं तो हम कोई ब्लैंक नहीं जाते, हम उनको फिस्कल डिसिप्लिन का प्लान लेके जाते हैं। हम इसी तरह जो सर्कुलर डेट के मामलात हैं, चाहे वो आपके गैस सेक्टर में हो या आपके पावर सेक्टर में हो, हम उसका भी प्लान लेके जाते हैं। जो ट्रेड इम्बैलेंस है उसको भी कंट्रोल करने की बातें लेके जाते हैं। लेकिन ज़रूर इसके अंदर जो है एक लार्जर राय शामिल करनी चाहिए और बेहतर एडवाइस आए अगर सब्सिडीज़ देने की तो वो भी इंक्लूड करनी चाहिए। और हमारा आगे प्लान भी यही है कि हम टारगेटेड सब्सिडीज़ की तरफ जाएं और जो है जो सबसे ज़्यादा मुतासिर तबका है उसको रिलीफ जो है वो हम दें, इसमें कोई शक नहीं है। देखें आगे अगर मिसाल के तौर पर इमरान साहब मुझे काइंडली ये बताएं कि क्या आप लोगों की लीडरशिप के अंदर और इत्तेहादियों के दरमियान अभी तक ये क्लैरिटी हो चुकी है कि भाई हमने कितना अरसा गवर्नमेंट करनी है और हमने क्या कीमतें बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी? बिकॉज दिस इज अ वेरी प्राइमरी This is a primary question that everybody is asking. कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब along with important ministers went to London, उसके ऊपर भी लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया कि क्या पाकिस्तान को लंदन से चलाया जाएगा। चलें कोई बात नहीं, लीडरशिप आपकी वहां पे है, लेकिन अभी तक क्लैरिटी नहीं आई क्योंकि ऐसे लगता है जैसे PMLN के अंदर 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप का ये ख्याल है कि भाई हमें इमीडिएटली इलेक्शन में जाना चाहिए, उनका गंद अपने सर नहीं लेना चाहिए, और एक ग्रुप ये है वो ये कहता है जी कि हमें इस्लाहात के लेके कुछ ज्यादा लंबे अरसे तक यानी अगले साल तक चले जाना चाहिए। सो ये कंफ्यूजन जब तक पार्टी के अंदर खत्म नहीं होगी, देखिए मैं आपको इत्तेहादियों के अंदर खत्म नहीं होगी तो अवाम तो जाहिर है कि वो आप लोगों की तरफ देख रही है। जो मकसद था लंदन जाने का वो एक हमारी पार्टी का अपना एक इंटरनल इजलास था, वो यही कुछ था जो आप कह रहे हैं, और इसके ऊपर मेरे ख्याल से अब क्लैरिटी बहुत जल्द आ जाएगी। ये आगे ज़्यादा फर्दर डिले नहीं होगा। यही मकसद था इस मीटिंग का। और देखें जब हमारी पार्टी ने इंटरनल फैसला जो कि कर लिया,
अब वही फैसला हमने इत्तेहादियों के सामने रखना है एंड वी विल हैव अ क्लियर पिक्चर वे फॉरवर्ड कि हमने किस तरफ जो है वो मूव करना है। तो ये इसके ऊपर रेस्ट अश्योर्ड, मैं ये चीज़ पे भी आपको श्योरिटी देना चाहता हूँ कि एज लॉन्ग एज वेयर इन गवर्नमेंट वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे जो फैसले हैं और इंशाल्लाह ताला इस मुल्क जो है महफूज हाथों में है, हम इसको बेहतरी की तरफ लेके आएंगे। जो गन डला है, जो तबाही मची है, उसको समेटना है और उसके ऊपर जो पॉलिटिकल प्रेशर है उसको भी हमने मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें होंगी, कोई इस मुल्क की मईशत के साथ नहीं खेलेगा। और ये देखें, फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर कल कहा कि ये प्राइसेस ज़्यादा देर रिटेन नहीं की जा सकती, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये अनलिमिटेड टाइम के लिए कंटिन्यू नहीं करेंगी। लेकिन उसकी कॉस्ट तो वो है ना? उसकी जो कॉस्ट है, यही फैसले इंशाल्लाह जल्द अवाम के सामने अनाउंस हो जाएंगे। मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये इत्तेहादियों को इत्तेमाद में लेके, राना साहब के जो इत्तेहादी हैं, हमें उनको इत्तेमाद में लेके देयर विल बी एन अनाउंसमेंट एंड देयर विल बी एब्सोल्यूट क्लैरिटी कि विच डायरेक्शन वी आर हेडिंग। अब सब पॉलिटिकल कास्ट तो होगी फिर इस महंगाई की। डू यू थिंक कि इसी वजह से जो है वो अवॉइड कर रही है और डिले कर रही थी शहबाज साहब की हुकूमत? जी बिल्कुल, देखिए कोई भी हुकूमत हो, वो मौजूदा हुकूमत हो, साबका हुकूमत हो, वो चाहती है कि अवाम को रिलीफ दे। और जैसा कि मैंने कहा कि अवाम की कुछ तवक्कुआत होती हैं अपनी हुकूमत से। जिस तरीके से पीटीआई जब इक़्तिदार में आई थी तो उसके बारे में कहा जाता था कि वो काफ़ी सारे ऐसे वादे करके आई जो कि पूरा करना नामुमकिन था। इसी तरीके से मौजूदा हुकूमत भी जब हुकूमत में आई है तो उससे पहले काफ़ी सारे ऐसे वादे वो उसने किए या ऐसा बयानिया सेटअप किया जिसको क्या पूरा करना मुश्किल हो रहा है। अब अगर आप उस बयानिए पे पूरा नहीं उतरते, उन वादों पे पूरा नहीं उतरते, तो उसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट होगी। अगर उन पे पूरा उतरते हैं तो उसकी एक इकोनॉमिक कॉस्ट होगी। और अब उसका एक बैलेंस जो है वो रखना है कि किस तरीके से एक तवाज़न रख के चला जा सके कि हुकूमत जो है वो अपनी पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी भी ना खोए और जो मुल्क का मुआशी सिमत है वो भी दुरुस्त हो जाए। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब पीटीआई अपने वादे पूरे नहीं कर रही थी तो पीटीआई की अपोजिशन शायद इतनी ज़्यादा मुनज़्ज़म नहीं थी या उसने इतना ज़्यादा टफ टाइम उसको उस वक्त नहीं दिया था जितना कि अब पीटीआई अपोजिशन में आके देगी। और यही एक डिफरेंस है जो कि ना सिर्फ मुल्क में पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ाएगा बल्कि हुकूमत के लिए मुश्किल कर देगा कोई भी सख्त फैसला लेना। डॉक्टर नजीब साहब, पॉलिटिकल कास्ट कितनी होगी? गवर्नमेंट अगर जाहिर है कि उसी प्लान पे जाती है कि जैसे आप फरमा रहे थे कि हमने इन तमाम जो इस वक्त डॉलर की जो प्रेशर है उसको किस तरह सस्टेन करना होगा? देखिए, ऑफ कोर्स सारे डिसीजंस जो हैं वो पॉलिटिकल इकोनॉमी में ही लिए जाते हैं। गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड वर्क लाइक दिस। सो ये एक डिफिकल्ट डिसीजन है बट ये एक राइट डिसीजन है। ये राइट डिसीजन इसलिए है कि पहले मैंने आपको 3 नंबर दिए, लेट मी शेयर अनदर नंबर विद यू। 9,18,000 टन, 918,000 टन इज द इंपोर्ट ऑफ डीजल इन अप्रैल। पाकिस्तान की एवर हाईएस्ट है ये क्यों है? क्योंकि होर्डिंग हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, क्योंकि सब्सिडी का इंपैक्ट आ रहा है, लोग होल्ड कर रहे हैं कि हम महंगा बेच लेंगे। जहां पे प्राइस जो है वो आर्बिटर नहीं बन रही है कंजम्पशन की। इसके अलावा हुकूमत पे कितना बोझ आएगा ये डिपेंड करेगा कि हुकूमत रिएक्ट कैसे करती है। अगर आप कंजम्पशन को कम कर लें, जैसे एक मेरे दोस्त ने कहा, आप रैशनलाइज कर लें कंजम्पशन को थ्रू कंजर्वेशन मेजर्स, आप दूसरे डिसीजंस ले लें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के। मिसाल देता हूं आपको, आप अपनी एनर्जी कॉस्ट को नीचे ला सकते हैं अगर आप अपनी एनर्जी बनाएं या इलेक्ट्रिसिटी बनाएं, थोड़ा सा कंजर्व करके, थोड़ी सी लोड शेडिंग बढ़ा के, थोड़ा सा वर्किंग डेज कम करके, और आप सिर्फ रहें मेनली फॉर एग्जांपल हाइड्रो और दूसरों पे जो कि चीपर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, ना कि एलएनजी और एफओ को चलाएं। सो ये एक बात है। इसके अलावा आप ये भी इंश्योर कर सकते हैं कि जो असल इन्फ्लेशन तंग करती है वो है फूड इन्फ्लेशन। तो क्या सप्लाईज जो हैं उनका कोई मॉनिटरिंग सेल बन सकता है वॉर रूम बेसिस पे जो मॉनिटर कर रहा हो, ताकि 0.49 एसपीआई बढ़ा है एक हफ्ते में, मई 6 मई को, जो कि सिर्फ आपने देखा है ईद के बाद का टाइम है, ये नहीं होना चाहिए था। तो ऑब्वियसली सप्लाई डिमांड का गैप आ रहा है, तो उसको मैनेज करें।
गलत फैसला जो है वो ये है कि जनरल सब्सिडी पे रखें, सही फैसला ये है कि टारगेटेड सब्सिडी पे आ जाएं। फिर आप ये भी करें कि आप अपने फिस्कल को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दें। आप सारी मिनिस्ट्रीज को कहें कि सरप्लस फंड्स ही वापस ना करें बल्कि कटौती करना शुरू कर दें। सप्लाई ऑफ मनी कम होगी, इन्फ्लेशन जो है वो रुक जाएगी। जैसे ही डॉलर थमेगा या थोड़ा सा नीचे आएगा इन सिग्नल से जो मैंने आपको गुजारिश की है, तो इन्फ्लेशन थम जाएगी। सो ये सारा डिपेंड करेगा कि पॉलिटिकल कॉस्ट कितनी बनती है फॉर द रूलिंग पार्टीज ऑन दी measures that they take, and I hope that they can take those measures. बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब, जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब, राना एहसान अफजल साहब, चारों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।